एवरीवन, आज हम पर्यावरण प्रदूषण के अगले प्रदूषण जिसमें सॉइल पोल्यूशन की बात करेंगे उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। संभावना दोनों तरह की है, सब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। क्या होगा हम नहीं कह सकते। अध्ययन जरूरी है, स्टडी जरूरी है, इसलिए कोर्स कंटेंट को ध्यान में रखते हुए सही से पढ़ाई करने की। अब मिट्टी क्या है? मिट्टी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। और जो ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ यानी धरती की सबसे ऊपरी परत, ठीक है। अब बात ये आती है कि मिट्टी किससे बनती है। तो मिट्टी के जो तत्व हैं, मिट्टी के जो कंपोनेंट हैं, उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। एक होता है पेरेंट मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट मटेरियल। और उसके बाद रिमेन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी या मिट्टी के तत्व, हाँ, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और तीसरे नंबर पर आता है ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट। तो यहां पे पेरेंट मटेरियल क्या है? मुख्य तत्व हैं। और जो एनिमल्स और इनके जीवाश्म कहा जाता है, इनको रिमेन्स, ओके, वो जीवाश्म मिक्स हो जाते हैं। और कार्बनिक तत्वों में जैसे कि नाइट्रोजन, गैसेस मिट्टी में कम रहती हैं, लेकिन नाइट्रोजन है, जैसे सल्फेट है, ठीक है, और फास्फोरस है। तो ये जो कंटेंट हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, ये कंटेंट रहते हैं। इसमें एयर होती है, हवा भी रहती है, जो ह्यूमस के तौर पर काम करती है। अब मिट्टी को इस आधार पर, जब इस कंटेंट को देखें तो मिट्टी को हम इसके आधार पर दो तरीके की मिट्टी में बांट सकते हैं। एक बोलते हैं इन सीटू सॉइल और एक होता है एक्स सीटू सॉइल। ये इन सीटू सॉइल जो है, ये सॉइल वो होती है जो अपने पेरेंट मटेरियल के एरिया में मिलती है। मींस इट इज फाउंड एट प्लेसेस वेयर इट इज फॉर्म्ड। मिट्टी को दो तरीके से बांट सकते हैं, इन सीटू सॉइल, एक्स सीटू सॉइल। अब इन सीटू सॉइल को समझने की कोशिश करिए, होता क्या है। देखिए, जैसे क्या है, ये एक पत्थर है, ये एक पत्थर है। ये इस पत्थर पे आप ये समझिए कि इस पत्थर पे काम कर रहे हैं, क्रिया करते हैं कौन कौन? ऊष्मा क्रिया करती है इसमें, हवा क्रिया करती है इसमें पानी क्रिया करता है, और इसमें जो एनिमल्स और लाइफ हैं यानी जीव जंतु हैं वो क्रिया करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये पत्थर के टुकड़े जो, जैसे कि इतनी जगह है, ये यहाँ पर टूट टूट करके यहाँ गिर जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल शुरू हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी इस मिट्टी का फॉर्मेशन शुरू हो गया। अब अगर ये मिट्टी यहीं पड़ी रह गई तो ये हो जाएगी इन सीटू सॉइल, अगर सेम प्लेस पर रही तो। गेटिंग पॉइंट? yes, sir. अब अगर इसके इस जगह से कहीं से पानी आ जाए तो ये मिट्टी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। इस मिट्टी का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको संवहन कर दिया जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगी, स्थान परिवर्तन हो जाएगा। यानी जो तुम्हारी मिट्टी यहाँ की थी वो यहाँ आकर के जम जाएगी।
या कहीं और? तो ये क्या यहां बनी क्या? नहीं, बनी कहां? यहां पर। और मिल कहां रही है? यहां पर। तो अगर स्थान परिवर्तन हो रहा है तो इसको कहते हैं ex-situ soil। समझ में आई बात? नहीं आई? इंग्लिश में वहां पर जरूर ध्यान रखना, क्योंकि शब्द इसके लिए बहुत सारे हैं। परिवर्तित मिट्टी, स्थान परिवर्तित मिट्टी, प्राथमिक मिट्टी, द्वितीयक मिट्टी, तो तुम वहां पे परेशान हो जाओगे कि ये कौन सी है। आपको केवल इन सीटू ex-situ पकड़ना है। इन मतलब जहां पर है वहीं पर है, एक्स मतलब आउटर साइड है। अब ध्यान ये रखिएगा कि फिर पूछेगा कौन सी मिट्टी है जो ex-situ है और कौन सी मिट्टी है जो इन सीटू है। तो जो ex-situ सॉइल है वो रिवर्स ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। रिवर्स ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ना। ये क्या होती है? देखो इधर ध्यान दो, इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़, समझ में आया? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। और इसी को एल्लुवियल सॉइल भी बोलते हैं। एल्लुवियम का मतलब होता है पार्टिकल्स, होता है पतला पतला, ठीक है। इसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। और जलोढ़ मिट्टी में ध्यान रखना, बाद में बांगर और खादर में इसको बांट दिया जाता है। बांगर और खादर में, ये ध्यान रखना। इसमें देखिए बांगर और खादर, बी क्या है? बी पहले आएगा कि के पहले आएगा? बी पहले आएगा। तो ये ओल्ड होती है और ये न्यू होती है। नहीं, लॉजिक तो हम ऐसे ही देते हैं कि बांगर में बी पहले आया दूसरे नंबर पर और के आया हमारा बाद में, है ना बेटा। तो जो के आ रहा है वो बाद में आ रहा है, तो ये वाली ओल्ड होगी, ये न्यू होगी। ये वाली पहले आई है तो ये लेस फर्टाइल हो जाएगी, ये मोर फर्टाइल हो जाएगी। ये वाली थोड़ी मोटी रहेगी, ये वाली पतली रहेगी। ये वाली लेस टेक्सचर मतलब डार्क टेक्सचर में कम होगी, ये वाली ज्यादा डार्क होगी। ये इसके पार्ट हैं, क्योंकि रिवराइन सॉइल कहलाती है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी ये होती है, ध्यान रखना। अभी रुक जाइए, मैं यहाँ पे ex-situ सॉइल की बात कर रहा हूँ ना, वो इन सीटू सॉइल में। अभी ये ex-situ सॉइल की बात कर रहा हूं मैं। अब इन सीटू सॉइल समझो, यहां पर ये केवल एक सॉइल एल्लुवियल सॉइल, इसको दूसरा बोलते हैं एल्लुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं? एल्लुवियल सॉइल। ये सॉइल केवल ex-situ है। इसके अपार्ट फ्रॉम ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, ठीक है। ये तीन मिट्टियां और हैं। इसको क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो महाराष्ट्र के एरिया में है, वहीं पर वॉल्केनो एक्टिविटी से है। रेड आयरन ऑक्साइड के कारण पूरे डेक्कन प्लेट्यू पर है, तो इसको लाल मिट्टी बोलते हैं। और जो लैटराइट सॉइल है इसको बोलते हैं, नहीं, लैटराइट ही बोलते हैं इसको। लीचिंग सॉइल के रूप में भी जाना जाता है। लीचिंग, इसमें लीचिंग प्रोसेस होता है। लैटराइट सॉइल में लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस का मतलब है कंटिन्यूअस हीट और ड्राइनेस के कंटिन्यूअस अल्टरनेट आते रहते हैं, जिसके कारण ये सॉइल इनएफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। तो ये तीन सॉइल जो हैं ये ex-situ हैं और एक सॉइल इन सीटू है। इतनी चीजें ऑप्शन में मृदा प्रदूषण के कारण और उसके स्रोत के बारे में स्टडी करेंगे। तो पर्यावरण के मृदा प्रदूषण के स्रोत, या इसको हम कारण कह सकते हैं, इसे हम रीजन्स भी कह सकते हैं। तो क्या रीजन है, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण होगा, आप इसको देखें। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है कृषि में कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। रासायनिक उर्वरक, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम यहां पर केमिकल्स ले लें, ये केमिकल्स हैं और ये कीटनाशक को हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के प्रयोग के कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो मिट्टी है, ये कीटनाशक जो छिड़के जाते हैं, ये पेड़ पर छिड़के जाते हैं। तो पेड़ पर जाने से एक चीज तो ये समझिए कि ये पेड़ पर जाते हैं और पेड़ के साथ साथ उस जमीन पर भी ये जाते हैं जिस पर पेड़ खड़ा है। या ये कह लें कि जब छिड़काव होता है तो ना केवल पेड़ पर होता है बल्कि जमीन पर भी हो जाता है। तो जमीन पर केमिकल कंसंट्रेशन बढ़ रहा है इसकी वजह से।
और जमीन की जो फर्टिलिटी है वो डिसॉल्व हो रही है। फर्टिलिटी डिसॉल्व होने का रीजन है कि जब केमिकल कंसंट्रेशन घट बढ़ेगा तो यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किसके, जमीन के। मिट्टी में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि केचुए को हम, ठीक है, वो क्या कहते हैं, मिट्टी खाता है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, किसान का दोस्त कहते हैं। जैसे केचुआ किसान का दोस्त है, तो अगर केचुआ किसान का दोस्त है तो केचुआ पेस्टिसाइड का तो दुश्मन है ना, पेस्टिसाइड तो केचुए के दुश्मन है ना, तो पेस्टिसाइड का यूज करोगे तो केचुआ खत्म हो रहा है, वहां पर चूहे खत्म हो रहे हैं। तो ये जो चीजें खत्म हो रही हैं, ये क्या करती हैं, जमीन में उर्वरता बढ़ाती हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाती हैं, ये सनलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं। इस कारण हमारी रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण मृदा में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और इससे जो मृदा का पीएच वैल्यू है, इससे पीएच वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी इसके बढ़ाए जाने के कारण, इन केमिकल उसके कारण पीएच वैल्यू इंक्रीज कर रही है, रिजल्टेड हमारी फर्टिलिटी खत्म हो रही है और हमारी जो क्रॉप होती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं रहती, क्रॉप टूट जाती है। क्लियर? यस सर। अब दूसरा रीजन क्या है, मृदा प्रदूषण का दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है घरेलू अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ। मतलब हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट है, जो जिसे हम डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं, ये बहुत हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों ऐसा होता है? डोमेस्टिक वेस्ट में क्या क्या चीजें हैं, पहली चीज तो ये देखिए, डोमेस्टिक वेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो प्लास्टिक डोमेस्टिक वेस्ट में है, पॉलीथीन डोमेस्टिक वेस्ट में है, और आयरन्स के जो कंपाउंड हैं या आयरन पार्टिकल जो हैं वो डोमेस्टिक वेस्ट में है, प्लस ई वेस्ट, ये चीजें भी डोमेस्टिक वेस्ट में आती हैं। इन 3 या 4 चीजों का, इधर देखिए, ये 3 या 4 चीजें क्या हैं, ये बायो नॉन डिग्रेडेबल हैं, ये बायो नॉन डिग्रेडेबल हैं। और ये बायो नॉन डिग्रेडेबल होने के कारण क्या करती हैं, जो जमीन है हमारी, जो लैंड है, उसमें एक वेस्ट की एक परत बना देती हैं, वेस्ट में एक वेस्ट लेयर बना दे रही हैं, जिसके कारण पानी का डाउनवर्ड मूवमेंट, जिसको हम प्रैकोलेशन कहते हैं, ये नहीं हो पाता है, यानी पानी का कंसंट्रेशन डाउनवर्ड नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज हमारी जो सनलाइट है, ये चीज नहीं होती है, सनलाइट का कंसंट्रेशन सही नहीं हो पाता है, पॉलीथीन के कारण सनलाइट का भी कंसंट्रेशन सही नहीं हो रहा है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कम हो जाएगा। और जो सीड्स है, जो हमारे बीज हैं, इनका जर्मिनेशन सही नहीं हो पाता, क्योंकि अगर बीज के ऊपर कोई पॉलीथीन पड़ जाएगी तो बीज जगेगा नहीं। तो इस तरीके से क्रॉप हमारी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है घरेलू अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग के कारण। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बताइए, जब हाँ। जैसे ये डालते हैं कीटनाशक या रासायनिक हम्म, कोई पदार्थ, तो वो जमीन में जाता है, तो मिट्टी की, मतलब मिट्टी के लिए अच्छा होता है कि मिट्टी के लिए खराब होता है? खराब होता है, मिट्टी की पीएच वैल्यू बढ़ रही है, मिट्टी में रहने वाले जीवाश्म खत्म हो रहे हैं। नहीं तो फिर मतलब बीजों के लिए केवल अच्छा है? बीजों के लिए भी अच्छा नहीं है, केमिकल कंपाउंड। इसीलिए तो जैविक खेती, इसका जब उपाय आएगा तो ये आएगा कि जैविक खेती की जाए। मतलब हम जो मैन्योर्स वगैरह है, हरी खाद का प्रयोग करें, गाय गोबर वगैरह का यूज करें, तो ये केमिकल ना यूज करें। हम आपने कभी देखा होगा, जब कभी हम सब्जी जो लाते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे स्कूल की ओरिजिनल वो पैदावार है, तो वहां पर केमिकल्स नहीं है ना, तो केमिकल ना होने के कारण बहुत ज्यादा अच्छा है चीज होती। और आजकल मैंने एक वो वीडियो डाला था कि हरे का मतलब हरा नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये एक ऑक्सीजन कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, इसको सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किसमें है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये खाद्य पदार्थों के
संरक्षण और स्वाद संरक्षण में इसका प्रभाव वो किया जाता है, संरक्षण। अच्छा, एक चीज और बात कही जाती है कि जो चीजें पैकेट में होती हैं उनमें अचार वगैरह जैसे होता है तो उसमें क्या मिलाते हैं, तो वहां पर हम सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। ये क्वेश्चन है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है काहे में, जो भी चीजें हैं जितनी भी हैं, यानी जो खाद्य सामग्री परिरक्षण है, खाद्य सामग्री को हम, हाँ हाँ सब में सामग्री परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट यूज होता है, ठीक है। और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन की सेकंड सबसे इफेक्टेड गैस है, ओजोन लेयर इससे डिप्लीट हो रही है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन इससे हो रहा है। लेवल पर जो हमारे वेस्टेज हैं उन पर चर्चा करें तो नगर पालिका अपशिष्ट, चौथे नंबर पर कृषि अपशिष्ट, पांचवें नंबर पर नगर पालिका कृषि अपशिष्ट, ये उसके बाद नगर पालिका कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, ये अपशिष्ट है, अपशिष्ट नहीं, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद सर ये कारण चल रहा है ना, हाँ, जमीन का क्षारीय अम्लीय होना, ये भी एक बड़ा रीजन है। पानी का भराव एक बड़ा रीजन है मृदा उसमें। और आठवें नंबर पर रेडियोधर्मी प्रदूषण है। ये सारे के सारी चीजें क्या करती हैं, मृदा प्रदूषण को बढ़ाती हैं। मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय, कैसे मृदा प्रदूषण रोका जाए। तो अगर मृदा प्रदूषण जिन कारणों से हो रहा है उन कारणों को हम कम कर दें तो मृदा प्रदूषण नहीं होगा। उनमें से पहला है वृक्षारोपण। सबसे ज्यादा बड़ा काम हमको करना होगा, हमें पौधों को बढ़ाना होगा। अगर पौधे बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जमीन अपने आप से प्यूरिफाई हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा, इधर देखिएगा, पौधों के बढ़ने से जमीन का कटाव रुकेगा, पहला। और दूसरा है कि पौधों की पत्तियां मिट्टी में उर्वरता बढ़ाएंगी, पौधों की खाद बन जाती है ना, उर्वरता बढ़ाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप पौधे वो कर देंगे तो ये चीज डेफिनेटली आपको फायदा करेगी, ठीक है। दूसरा है अम्लीयता। अम्लीयता का मतलब है, जो देखा होगा आपने, बंजर हो जाना, और जिसको बारेन कहते हैं। तो बंजर भूमि जो है वहां पर क्या किया गया है, वहां पर बंजर भूमि में देखिए, बंजर भूमि में एक बैफ करके है, बैफ करके एक हमारा वो बनाया गया है, इसको कैपिटल ही रखिएगा, BAIF, इसको इंप्रूवमेंट के लिए बोला जाता है। तो ये जो बंजर भूमि है इसमें अम्लीयता बढ़ाने का तरीका क्या है कि जल निकास की व्यवस्था सही से की जाए, क्योंकि अम्लीयता हमेशा जल निकास की, जल ब्लॉगिंग के कारण है, तो जल निकास की सही व्यवस्था की जाए।
और इसके लिए कई सारे प्रयास भी होते हैं। कहा यह जाता है कि जल वहीं पर भरता है जहां पर मिट्टी के नीचे यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई पथरीली चट्टान पड़ जाती है। इधर देखो, यहाँ मिट्टी के नीचे पथरीली चट्टान पड़ जाती है। ऐसे समय में यहाँ पर वाटर इसके छेद करके यहाँ पर इस चट्टान को तोड़ दिया जाता है, जिससे यहाँ पे भरा हुआ जो जल है वो जल पृथ्वी के अंदर चला जाता है और बाद में ये जमीन उपजाऊ हो जाती है या प्रयोग के काबिल हो जाती है। तो ये कोशिश आपको करनी है, वाटर लॉगिंग खत्म करनी है। समझ में आया? अब जो क्षारीय है, जो मिट्टी की क्षारीयता है, अगर बाई चांस कहीं पर मिट्टी क्षारीय है तो इसमें क्या होता है, इसको देखिए, इसमें पानी भरा जाता है, इसमें पानी भरा जाता है और इसके साथ एनपीके ये गैस, ये खाद होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। ठीक है, तो एनपीके खाद का प्रयोग करके उसमें खाद का प्रयोग किया जाता है। और ऐसी जमीन पर कभी कभी वृक्षारोपण कर दिया जाता है, तो वृक्ष अपने आप से उस जमीन को उर्वरक बना देते हैं और जमीन यूज में आ जाती है। तो ये दो तरीके हो गए क्षारीयता के मामले में। अब तीसरा मामला ये है कि चौथा, जो घरेलू वेस्ट है, घरेलू अपशिष्ट और जैसे नगर पालिका वेस्ट, पालिका वेस्ट, वेस्ट को क्या बोलते हैं, वेस्ट को कूड़ा, तो नगर पालिका का कचरा वगैरह, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, इसको सही से, इसका कह सकते हैं नियोजन किया जाए, या इसका जो निस्तारण है, नियोजन और निस्तारण सही से किया जाए। ये चीज है, ठीक है। और उसके बाद 5वें नंबर पर है जैविक खाद का प्रयोग किया जाए या जैविक खेती को बढ़ाया जाए। जैविक खाद और जैविक खेती को बढ़ावा। छठे नंबर पर एग्रीकल्चर सुधार के लिए आप कह सकते हैं जमीन की जांच हो, जमीन की जांच कर अक्षमता का पता लगाया जाए कि जमीन में क्या चीज की कमी है, पता लगाकर सही खेती की जाए। ठीक, तो जमीन में कल्चर बढ़ जाएगा। ठीक है।